नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे चैनल में एनएमडीसी एग्ज़ाम 2025 का सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको जिले का विवरण दे रहा हूँ, पूरा बेस क्लियर कर रहा हूँ। अगर कहीं से क्वेश्चन पूछता है तो आप बना सकें, क्योंकि लगभग 400-500 क्वेश्चन को आप रट नहीं सकते, लेकिन अगर आपका बेस क्लियर है, उस जिले के बारे में आपको क्लियर कुछ चीज़ें पता हैं अच्छे से, तो आप 50-50 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। स्टार्ट करते हैं। जिला दंतेवाड़ा का पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी कि दंतेवाड़ा जिला कब बना, किससे अलग होकर बना, और आज खासकर ये सेशन होगा दंतेश्वरी माता और यहाँ पे जो प्राचीन मंदिर हैं उनके बारे में जानेंगे कि किसने बनवाया, कब बनवाया। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन में। आप इस सेशन के एंड तक बने रहिए। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छे अच्छे टॉपिक में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, तो आपको विशेषकर ध्यान देना होता है कि कोई भी जिला कब बना, कैसे बना। तो 1861 में दो जिलों का निर्माण किया गया, रायपुर और बिलासपुर। 1861 में कोई भी राज्य संभाग के अंदर, संभाग राज्य जो है संभाग में बटे होते हैं, उसी संभाग के अंतर्गत आते हैं जिले। जैसा कि हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में कुल संभागों की संख्या है 5, और इस संभाग में देखिए, ये तो रायपुर और बिलासपुर पहले जिला था, यानी इनका प्रमोशन हुआ, जिले से बन के क्या बने, संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ। और यह जब संभाग बने तो इनका यह अधिकार था कि यह जिलों का निर्माण कर सकते हैं। तो संभाग के अंतर्गत आते हैं जिले, और जो कुल जिलों की संख्या है 33। तो हम जानेंगे कौन कौन से जिले किसके अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1862 में रायपुर को संभाग घोषित किया गया। 1956 में बिलासपुर को संभाग घोषित किया गया, क्योंकि रायपुर और बिलासपुर तो जिले बने थे 1861 में। एक वर्ष के बाद इन दोनों का प्रमोशन होता है, और रायपुर के साथ साथ बिलासपुर भी पीछे पीछे आता है। तो 1862 में रायपुर संभाग बना, बिलासपुर बनता है 1956 में। खासकर बस्तर संभाग की बात करें तो 1981 में यह संभाग बनता है। अब देखिए, हमें खासकर यहाँ के जो जिलों हैं इनको टारगेट करना है। अभी 1981 में बस्तर संभाग बना, इसी बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है दंतेवाड़ा जिला, जिसको हम विवरण से पढ़ रहे हैं। और 2008 में बनता है आपका सरगुजा संभाग। सबसे नवीनतम संभाग पूछे तो याद रखेंगे, दुर्ग संभाग सबसे नवीनतम संभाग है। ठीक है। और सबसे पहला संभाग कौन सा है 1862 में, जो कि रायपुर संभाग। अगर आपसे पूछे 1861 में किन दो जिलों का निर्माण किया गया था, या तो रायपुर से पूछ सकता है या तो बिलासपुर, तो याद रखेंगे 1861 में दो जिलों का निर्माण किया गया, रायपुर और बिलासपुर। ये था अब तक का बेस। अब यहाँ पे जो जिलों की संख्या है वर्तमान में 33, पूर्व में 28 थी। कितना? 28 था। 28 से अब जो वर्तमान में कुल जिलों की संख्या हो गई है 33। तो आज का जो विशेष टॉपिक है वो है दंतेवाड़ा जिला। अगर जिस किसी को भी मेरा ये अभी जो मैंने बताया समझ में नहीं आता है, या फिर आप अच्छा से जानना चाहते हैं, तो आप मेरे बाकी सेशन को सुनिए, जिसमें मैंने क्लियर समझाया है दंतेवाड़ा जो पूरे छत्तीसगढ़ में जिलों का निर्माण कैसे होता है, जो कैसे हुआ, कौन कौन सा संभाग कब बना, और इस चीज़ को कैसे याद रखना है, मैंने आपको क्लियर कट बताया। ठीक है। ये थी अब तक की कहानी। और 1948 सबसे हमें याद रखना है, जो दंतेवाड़ा की जो मातृ जिला है वो है बस्तर। 1948 के 50 वर्ष के बाद दंतेवाड़ा जिला का निर्माण होता है। किसका? दंतेवाड़ा जिला। तो दंतेवाड़ा जिला बना कब? 1998 में। परंतु किससे अलग हुआ? बस्तर से अलग हुआ। बस्तर जिले से अलग होकर बना दंतेवाड़ा जिला 1998 में। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और पूछे दंतेवाड़ा के साथ ऐसा कौन सा जिला जो कि 1998 में बना, तो याद रखेंगे कांकेर भी कब बना है? 1998 में बना है। तो ये जो चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मेरे जो पुराने सेशन है उस पर मैंने क्लियर बताया। एक आपको इमेज दिखा देता हूँ जिससे आपका क्लियर चीज़ हो जाए। इसको आप देखिए। देखिए, बस्तर से अलग हुआ कब? 50 वर्ष के बाद 1998 में दक्षिण बस्तर बना, और दंतेवाड़ा का वर्तमान नाम है दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जो कि 1998 में बना। साथ ही साथ दंतेवाड़ा के साथ कौन सा जिला साथ में बना आपसे पूछ सकता है, तो कांकेर बना 1998 में। अब देखिए, दंतेवाड़ा से दो जिलों का निर्माण होता है, बीजापुर में 2007, बीजापुर जो कि 2007, और सुकमा जिला बनता है 2012 में। और ऊपरी ओर यहाँ भी 2007 में बस्तर से अलग होकर बना नारायणपुर, और बस्तर से अलग होकर बना कोंडागांव। देखिए, अब बस्तर भी यूं ही शांत रहता है क्या? क्योंकि बस्तर से अलग होकर दंतेवाड़ा बना। जब दंतेवाड़ा दो जिला बना सकता है तो बस्तर ने बोला कि मैं क्यों नहीं बना सकता। तो जैसे ही दंतेवाड़ा ने अपने लेफ्ट साइड नारायणपुर को अलग किया,
दंतेवाड़ा ने अपने लेफ्ट साइड बीजापुर को अलग किया, उसी तरह बस्तर ने भी क्या किया, नारायणपुर को एक जिला घोषित कर दिया। और जैसे ही दंतेवाड़ा ने सुकमा 2012 में बनाया, तो बस्तर बोला मैं भी किसी से कम नहीं, इसने भी एक कोंडागांव जिला घोषित कर दिया 2012 में। तो यहाँ कंपटीशन चल रहा है, आप ऐसा मान के चलिए, ठीक है, किसके बीच में, दंतेवाड़ा और बस्तर के बीच में। तो ये थी अब तक की कहानी। आज जो हमारा विशेष टॉपिक चल रहा है वो है दंतेवाड़ा के ऊपर। तो हम स्टार्ट करेंगे दंतेवाड़ा माँ दंतेश्वरी, जिस जो दंतेवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध माँ दंतेश्वरी के बारे में हम जानेंगे कि यहाँ पे इस मंदिर को किसने बनाया। ऐसा ऐतिहासिक में माना जाता है कि छिंदक नागवंश ने इस मंदिर को बनवाया। साथ ही साथ यह नंदी जो मंदिर को जो पुनः निर्माण किया था अन्नम देव के द्वारा, यानी कुछ टूट फूट गया था, यानी जीर्णोद्धार कहा जाता है अन्नम देव के द्वारा, जो कि काकतीय वंश के शासक अन्नम देव के द्वारा इसे पुनः स्थापित किया गया था। परंतु 13वीं शताब्दी अगर की बात की जाए तो उस समय किसने बनवाया था, छिंदक नागवंश के द्वारा, शासकों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो आइए जानते हैं इसके जो ऐतिहासिक घटनाक्रम को कि इसके बारे में। तो भारत का एक बहुत ही प्राचीन शहर है दंतेवाड़ा, ठीक है। इसी दंतेवाड़ा की बात करी जहाँ दंतेवाड़ा जो कि दंतेश्वरी माता का मंदिर है, ठीक है। भारत का एक बहुत ही प्राचीन शहर दंतेवाड़ा अपने सुनहरे अतीत में एक गौरवशाली राज्य का राजधानी शहर था। इस शहर को पूर्व ऐतिहासिक दिनों में क्या नाम से जाना जाता था, अगर आपसे पूछे तो याद रखेंगे तारलापाल और दंतावली के नाम से जाना जाता था दंतेवाड़ा को। और पूरे भारत में जो 52 शक्तिपीठ है, उस शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माता को जो मंदिर है उसे माना जाता है। साथ ही साथ दंतेवाड़ा जो जिला है उसमें खासकर हम एक पहाड़ी की बात करते हैं जो कि बैलाडीला पर्वत श्रृंखला है। इसी पर्वत श्रृंखला में जो एनएमडीसी का आयरन ओर माइन है, देख सकते हैं बहुत ही घुमावदार रास्ते हैं। और इस बैलाडीला पर्वत श्रृंखला में कौन सी माइंस है, एनएमडीसी माइंस आयरन ओर, जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया सबसे ओल्डेस्ट जो खनन, एनएमडीसी की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। और 1968 में पहला निक्षेप जो कि डिपॉजिट 14 यहाँ पे चालू किया गया था किरंदुल में। ये था अब तक का यहाँ का बेसिक। मैं आपको पहले भी एनएमडीसी के बारे में बता चुका हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। बैलाडीला की पहाड़ी पर्वत श्रृंखला इसी श्रृंखला में है एनएमडीसी का आयरन ओर माइन। और ये किस जिले के अंतर्गत आता है, खासकर दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। तो देखिए, अब मैं बात करता हूँ दंतेवाड़ा जिले की। तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है इस जिले का निर्माण कब हुआ, 1998। अगर आपसे बेसिक सवाल पूछे तो कम से कम आपसे ये बनना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, 1998 में यह जिला बना। खासकर इसकी जो सीमाएं कौन सी थी, देखिए बस्तर का अगर आपको मैंने उस समय इमेज दिखाया तो यहाँ पे जो दंतेवाड़ा से अलग होके कौन सा जिला बना, बीजापुर कब बना, 2007 में। और इसी 2007 में बस्तर जिले ने कहा मैं भी किसी से कम नहीं। तो बीजापुर के साथ एक जिला बस्तर ने बनाया था, कौन सा जिला, वो है नारायणपुर, जो कि 2007 में अपनी लेफ्ट साइड। अब देखिए, अगर मैं बात करूंगा इस साइड, तो यहाँ पे एक जिला का जो निर्माण होता है, अब देखिए यहाँ पे एक जो जिला का निर्माण होता है नीचे की ओर दक्षिण तरफ, सुकमा 2012। और इसको जो बस्तर जो दंतेवाड़ा जिला है किन 3 जिलों को छूता है, बीजापुर हो गया एक जिला और सुकमा जिला को टच करता है। साथ ही साथ किससे अलग होकर बना है, बस्तर से अलग होकर बना है। साथ ही साथ आपको एक विशेष चीज याद रखना है, यह एक भू आवेष्टित जिला है। पूरे छत्तीसगढ़ में कुल 11 भू आवेष्टित जिला है, इस चीज को याद रखें। इसे कहा जाता है भू आवेष्टित जिला। दंतेवाड़ा को कहा जाता है भू आवेष्टित जिला, यानी यह एक ऐसा जिला है किसी भी अंतरराज्य सीमा को टच नहीं करता। यानी ना तो ये उड़ीसा को टच करता है, ना महाराष्ट्र को, ना तो आंध्र प्रदेश, ना तो तेलंगाना। यानी सेंटर में ये जिला जो है लॉक है। मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूं जहां से आपका ये चीज क्लियर हो। देखिए, अब जब आप दंतेवाड़ा जिला को देखेंगे, खासकर यहाँ पे आप गौर कीजिए, ये किसी भी राज्य को टच नहीं कर रहा है। यानी ना तो उड़ीसा को, ना तो महाराष्ट्र को, ना तो आंध्र प्रदेश, ना तो तेलंगाना, किसी भी राज्य को टच नहीं कर रहा। यानी ऐसे जिलों को कहा जाता है भू आवेष्टित जिला। क्या कहा जाता है, भू आवेष्टित जिला। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि दंतेवाड़ा किस प्रकार का जिला है, या फिर भू आवेष्टित जिला के अंतर्गत कौन सा आता है, कौन सा नहीं आता है। तो आपका इतना बहुत आसान चीज है, भू आवेष्टित जिला यानी चारों तरफ सिर्फ भूमिया है, भूमि है, इसके ना तो कोई दूसरी राज्य नहीं है यहाँ पे, ना तो कोई अंतर्राज्य नहीं है। तो घिरा हुआ, लैंड लॉक्ड कहा जाता है इसे, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। क्या, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट इंग्लिश में,
लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो याद रखेंगे लैंड लॉक्ड, LOCKED, लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। तो भू अवस्थित जिला है एक, दंतेवाड़ा जिला कैसा जिला है? एक भू अवस्थित जिला है, कोई भी राज्य को टच नहीं कर रहा है। तो याद रखेंगे, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूं, पूरे छत्तीसगढ़ में मैं बात करूं तो कितने भू अवस्थित जिले हैं? देखिए दंतेवाड़ा यहाँ पे आपको दिख रहा है, किसी भी को टच नहीं कर रहा है। उसी तरह बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, ये भी किसी दूसरे राज्य को टच नहीं कर रहा है। बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी किसी राज्य को टच नहीं कर रहा है, एकदम सेंटर पे है ना। तो ये सब क्या है? लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसी तरह जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा, शक्ति, ठीक है। बाकी देखिए रायगढ़ यहाँ पे दूसरे उड़ीसा को टच कर रहा है, सारंगढ़, बिलाईगढ़ उड़ीसा को टच कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ सरगुजा, ठीक है, ये लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है। तो जब आप इन पूरों को काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये कुल 11 संख्या होती है भू अवस्थित जिला। इन 11 में से हमारा जो दंतेवाड़ा जिला है ये कैसा एक भू अवस्थित जिला है। तो ये चीज आपको क्लियर पता होना चाहिए कि दंतेवाड़ा के बारे में, जब भी आप दंतेवाड़ा के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, अब तक जाना हमने कि ये 1998 में ये जिला बना, ये थी अब तक की कहानी। अब देखिए, सबसे पहले इन दंतेवाड़ा को माना जाता है कि यह शंखनी और डंकनी नदी के संगम पर बसा है दंतेवाड़ा जिला। तो ये जो दंतेवाड़ा बसा है शंखनी और डंकनी नदी, तो ये शंखनी डंकनी नदी किस नदी से जाके मिलती है? इंद्रावती नदी से जाके मिलती है। देखिए बस्तर से एंट्री करता है ऐसा ये नदी हो गया इंद्रावती नदी, जो कि आपको बीजापुर की ओर लेके जाएगा। अब देखिए ये हो गया आपका इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती, जिसका पूर्व नाम इंद्र या मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। इंद्रावती को आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इंद्रावती ना क्या छत्तीसगढ़ में इसका उद्गम होता है? जी नहीं, इंद्रावती नदी का छत्तीसगढ़ में उद्गम नहीं होता है। यह उड़ीसा के कालाहांडी मैंगुल पर्वत से इसका जो कि उद्गम होता है, उड़ीसा के कालाहांडी से इंद्रावती आती है। और सबसे पहले यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया है, यहाँ पे कौन सा जिला है आपका? बस्तर जिला। और इस तरफ का है बीजापुर जिला, जो कि कब बना? 2007 में। और नीचे है आपका सुकमा जिला, ये बना 2012 में। बस्तर जो कि 1948 में बना जिला। अब बस्तर जिले में ये कहाँ से प्रवेश करती है? उड़ीसा के कालाहांडी से इंद्रावती प्रवेश कर रही है बस्तर जिले में। साथ ही साथ ये बस्तर से होते हुए आती है आपके दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी आती है दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत। इसी इंद्रावती नदी पर बोधघाट परियोजना मैंने आपको बताया है। साथ ही साथ इसी इंद्रावती नदी पर बस्तर में आपको लोहांडीगुड़ा के पास मिलता है चित्रकूट जलप्रपात। और इसी इंद्रावती नदी और नारंगी नदी के संगम पर है विष्णु मंदिर, जो कि नारायणपाल विष्णु मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? सोमेश्वर देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। यह आपको जब तक अगर मेरी पुराने सेशन आपने सुना होगा तो अब आपको रिलेट हो रहा होगा कि कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। आप वहाँ से अगर रिकॉल करेंगे तो मैंने ऐसा ही बताया था, इंद्रावती नदी जो कि बस्तर जिले से एंट्री करते हुए दंतेवाड़ा जिले तरफ बढ़ रही है। अब साथ ही साथ बीजापुर की तरफ बढ़ रही है और यह नदी आती है और खासकर गोदावरी में जाके इसका विसर्जन होता है। तो देखिए इंद्रावती नदी इतने दूर से ट्रैवल करके आ रही है और गोदावरी में जाके मिल रही है। तो ये गोदावरी में जब जाके मिल रही है तो किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है? गोदावरी अपवाह अंतर्गत। अपवाह तंत्र जो है कि गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है इंद्रावती नदी। तो क्योंकि इंद्रावती नदी जो है गोदावरी में जाके मिल रही है। ये थी यहाँ तक की कहानी। अब देखिए, जब दंतेवाड़ा जिला को कहा जाता है शंखनी और डंकिनी नदी के संगम पर बसा है दंतेवाड़ा जिला, तो ऐसा कहा मैंने आपको पिछली बार कहानी से बताया था कि बैलाडीला की पहाड़ी यहाँ पर खास कर क्या है? बैलाडीला की पहाड़ी है यहाँ पर। अब इस पहाड़ी से क्या होता है? शंखनी नदी का उद्गम होता है, जिसे नंदीराज की पहाड़ी भी कहा जाता है। इसकी जो ऊंचाई है 1210, ठीक है, तो 1210 इसकी ऊंचाई है। साथ ही साथ इसी नदी यहीं से क्या होता है? शंखनी नदी का उद्गम होता है। अगर आपको डंकनी और शंखनी में कंफ्यूजन होता है तो मैंने आपको बताया था, देखिए नंदीराज यानी नंदी जो है, जो नंदी है शिव के करीब होते हैं। तो नंदी जी ने क्या किया? शंख उठाया और शंख बजा दिया, शिव जी को डिस्टर्ब कर दिया। शिव जी के
प्रकोप, आक्रोश से गुस्सा होके शिव जी के गुस्सा होके क्या किया, शंख जो है कि उन्होंने नदी में फेंक दिया और गुस्से से जो पानी क्या हो गया, पूरा लाल हो गया। तो सबसे प्रदूषित नदी आपसे पूछे तो शंखनी नदी। अगर आप शंखनी और डंकिनी में कंफ्यूज होते हैं तो आप ऐसा कहानी के तौर पर रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, शंख बजाए किसने, नंदी जी ने। और शंख बजाए यानी शंखनी का उद्गम कहाँ से होता है, नंदीराज की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। अब यह लाल क्यों है, तो ये कहानी आप याद रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक्चुअल में अगर देखा जाए लाल क्यों होता है बोलने से, एनएमडीसी का जो आपका जो पानी है, आयरन ओर का जो मिट्टी लाल पानी है, तो एनएमडीसी के जो वहाँ से जो आयरन की वजह से जो लाल है वो मिट्टी, वहाँ पे पानी जो प्रदूषित है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित पानी माना जाता है। अब देखिए, ये हो गई नंदीराज की पहाड़ी से निकला शंखनी नदी। अब शंखनी नदी ऐसे निकल रही है और जाके इंद्रावती में इसका मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है डोंगर डांगरी, एक प्लेस आता है डोंगर डांगरी पहाड़ी क्षेत्र। डोंगर डांगर पहाड़ी क्षेत्र से एक नदी का उद्गम होता है, डंकनी नदी का उद्गम, और ये जाके मिलता है शंखनी नदी पे। कौन सा, डोंगर डांगरी क्षेत्र से किस नदी का उद्गम हुआ, डंकनी। डंकनी नदी का पानी जाके कहाँ मिला, ये मिला शंखनी नदी पे। और जिस शंखनी नदी पे ये पानी मिलता है उसी में ही क्या बसा है आपका दंतेवाड़ा जिला। अब ये दोनों नदियां जाके कहाँ जाके मिल रही है, इंद्रावती में। यानी शंखनी और डंकनी किसकी सहायक नदी है, इंद्रावती की सहायक नदी के अंतर्गत आती है। देखिए, अब जाके इंद्रावती मिली, और जो इंद्रावती है वो कहाँ जाके मिल रहा है आपका, गोदावरी में जाके मिल रहा है। ठीक है, गोदावरी में आपका इसका विसर्जन होता है। तो गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं ये नदियां। कौन कौन सी, इंद्रावती, और इंद्रावती की सहायक नदियां हो गई शंखनी और डंकनी। तो ये है आपकी कुछ कहानी बस्तर से संबंधित। तो देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, नंदीराज की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है आपसे पूछेगा, तो आपको क्या बताना है, नंदी यानी शंख। शंख बजाया किसने, नंदी जी ने। कौन डिस्टर्ब हुए, शिव जी हुए। तो शंख और ये कहानी से आप याद रखेंगे, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज होते हैं डंकनी और शंखनी के उद्गम स्थल को लेकर। ठीक है, तो यहाँ से शंखनी नदी का उद्गम हुआ, और ये शंखनी नदी जाके मिलती है, ये आपका जो ऊपर है ये इंद्रावती नदी। इसी इंद्रावती नदी में शंखनी मिल रही है। साथ ही साथ डोंगरी क्षेत्र, ये जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है डोंगरी क्षेत्र, डांगर डोंगरी कहा जाता है इसे। डांगर डोंगरी क्षेत्र से एक नदी का उद्गम होता है, डंकनी नदी का उद्गम, और ये जाके शंखनी मिलती है। और ये जिस स्थान पर मिलती है दंतेवाड़ा शहर इसी स्थान पर बसा है। ये थी अब तक की कहानी। और शंखनी नदी जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी के रूप में जाना जाता है। अब इंद्रावती नदी जो कि आपके बीजापुर में एंट्री कर चुकी है और जाके गोदावरी में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ सबको ये नदी का जो समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। आप अगर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनएमडीसी एग्जाम की, ये बेसिक सा सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे, क्योंकि यहाँ का जो पानी है रक्त लाल होता है एनएमडीसी के चलते। इस जो पानी बहुत प्रदूषित होता है, क्योंकि यहाँ जो आयरन और खनन किया जाता है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंद्रावती नदी आई, यहाँ पे मैंने लिख दिया है इंद्रावती नदी, और नंदीराज की पहाड़ी जो कि शंखनी नदी का उद्गम होता है, डोंगरी क्षेत्र जो कि डंकनी नदी का उद्गम होता है। आइए जानते हैं इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम आपसे पूछे तो मंदाकिनी या इंदेर। मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बाहर इसका उद्गम होता है। कुल लंबाई 264 किलोमीटर। भद्रकाली नामक स्थान के निकट गोदावरी में इसका क्या है, विसर्जन होता है। यानी गोदावरी में जाके मिलने को कहा जाता है इसमें विसर्जन। ठीक है, इंद्रावती नदी बस्तर जिले में प्रवेश करती है, सही बात, और इसका जो उद्गम होता है छत्तीसगढ़ के बाहर होता है। प्रवाह क्षेत्र देखिए, ये आया पहले बस्तर में एंट्री किया इंद्रावती नदी ने, फिर घुमा थोड़ी देर बीजापुर, और साथ ही साथ आपका दंतेवाड़ा क्षेत्र में यह प्रवाह होता है। तो यहाँ बात आपके लिए रटने वाला चीज नहीं है, अगर आपको मैप याद है तो बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आएगा। ठीक है, अब इस इंद्रावती नदी पर कौन से जलप्रपात की बात की जाती है, चित्रकूट और सात धारा जलप्रपात। डंकनी नदी का जैसे मैंने बताया डांगर डोंगरी दंतेवाड़ा विसर्जन होता है इंद्रावती नदी में। इसकी सहायक नदी शंखनी नदी। विशेष डंकनी शंखनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। यह है कहानी। शंखनी नदी की बात करूं, नंदीराज की चोटी, बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा, यही हमने पढ़ा। शंखनी नदी का जल रक्ताम होता है, यानी लाल करक होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी। अब देखिए, यहाँ तो आपने जाना कि शंखनी जो डंकनी है वो इंद्रावती नदी की सहायक नदी है, परंतु अगर आपसे एग्जाम में अगर कहीं भी कंफ्यूजन करके छोटा सा घुमा के पूछे, देखिए ये जो भी पढ़ रहे हैं आप, अगर व्यापम का एग्जाम देना चाहते हैं, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बाकी एग्जाम में भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इंद्रावती नदी, इंद्रावती की इसकी जो सहायक नदियां हैं उसको याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो, जो इंद्रावती है बोर हो रही थी, क्या हो रही थी,
बोर हो रही थी, एक कोंटे में बैठ के बोर हो रही थी। तो बोर हो रही थी, उसने क्या खाया, एकदम, अब लड़कियों को खट्टा खाने का मन होता है, तो इंद्रावती ने खाया नारंगी और साथ ही साथ नींबू। क्या खाया, नींबू। अब इतना खट्टा हो गया कि थोड़ा मीठा खाना पड़ा, तो इंद्रावती नदी ने, जो इंद्रावती है, उसने क्या खाया, गुड़ खाया। मैंने क्या बोला, इंद्रावती हो बहुत बोर हो रही थी। तो देखिए, बहुत, इंद्रावती जो है बहुत बोर हो रही थी। बोर होने के बाद क्या, कोंटे में बैठी आराम से, कोंटे में बैठी, कौन, इंद्रावती बोर हो रही थी, कोंटे में बैठ के क्या खाई, नारंगी खाई। क्या खाई, नारंगी खाई, साथ ही साथ नींबू खाई। अब इतना खट्टा हो गया कि लास्ट में क्या खाना पड़ा, गुड़ खाना पड़ा। क्या खाना पड़ा, गुड़। देखिए कहानी को वापस रिलेट करते हैं। इंद्रावती जो है बोर हो रही थी, तो एक कोंटे में बैठ गई और क्या खाई, नारंगी खाई और साथ में नींबू, और इतना खट्टा हो गया कि गुड़ खाना पड़ा। तो ये ऊपर, अब जो इंद्रावती नदी की उत्तरी और की जो सहायक नदी है, इस नाम को कितने आसानी से याद हो जाएगा। आप देखिए कहानी क्या है, इंद्रावती क्या हो रही थी, बहुत बोर हो रही थी, कोंटे में बैठ के क्या खाई, पहले नारंगी खाई, फिर नींबू खाई। अब इतना खट्टा हो गया कि उन्हें मीठा खाना पड़ा, तो मीठे में इन्होंने खाया गुड़। ठीक है, अब देखिए, अब दक्षिणी, अब इसको मैं आपको बताता हूं। अब नीचे याद रखेंगे दो नदी, शंखिनी, इसको वापस बना लेते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, इंद्रावती, इंद्रावती क्या हो रही थी, बोर हो रही थी। क्या हो रही थी, बोर। तो कोंटे में बैठकर, कोंटे में बैठकर पहले क्या खाई, नारंगी और नींबू। ठीक है, नींबू खाई। अब इतना खट्टा होगा कि गुड़ खाना पड़ा, और साथ ही साथ यहाँ जो नीचे बात करते हैं, शंखनी और डंकनी। ठीक है, शंखनी और डंकनी। तो ये जो नदियां हैं, उत्तर से आने वाली नदियां जो इंद्रावती पे मिलती हैं और दक्षिण से आती है, वो नदियों के नाम है। ठीक है, अब देखिए ऊपर का ट्रिक आपको याद हो गया। और इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक होती है कोटरी। देखिए इंद्रावती नदी क्या हो रही थी, बोर हो रही थी, तो बोर से बना बोर्डिंग। ठीक है, बोर हो रही तो क्या खाया इन्होंने, कोंटे में बैठ के, यानी कोंटे से बना कोटरी। क्या खाया, नारंगी और नींबू, नींबू से बना निबरा, और लास्ट में इनको जो बहुत ही खट्टा हो गया तो क्या खाया इन्होंने, गुड़ खाया, तो गुड़रा। तो ये सब आपको इतने सारे नाम याद देखने हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दे दे, इंद्रावती नदी की सहायक नदी कोटरी दे दे, निबरा दे दे और कोई दूसरा नाम दे दे, तो आपको एटलीस्ट एक कहानी के माध्यम से याद होना चाहिए कि इंद्रावती नदी, इंद्रावती जो है बोर हो रही थी, बोर हो रही थी तो क्या खाया उसने, कोंटे में बैठ के नारंगी खाया और नींबू खाया। अब इतना खट्टा हो गया कि साथ में क्या खाना पड़ा, गुड़। देखिए कितना आसान ट्रिक है। साथ ही साथ इसकी जो दक्षिण ओर से सहायक नदी आपसे पूछे, तो शंखनी और डंकनी, जो कि दक्षिण ओर से बहुत ही, ये आपसे पूछा तो सहायक नदियां जो दक्षिण ओर से क्या है, शंखनी और डंकनी। साथ ही साथ अब इतना गुड़ खा रही थी कि चिंता में बैठी है, ताली बजाते। कैसे, चिंता में बैठी है, ताली बजाते। तो देखिए आपको ये मैप अगर याद है, अगर आपसे पूछे कि इंद्रावती की जो सहायक नदियां, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इंद्रावती नदी की जो सहायक नदी है कि अगर जो आपको मैंने ट्रिक बताया अच्छे से समझ में आओगा तो आपके लिए अच्छा। अगर आप अपना भी ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन मेरे को जो, मुझे लगा कि ये ट्रिक बहुत आसान है। इंद्रावती जो कि कोंटे में बोर हो रही थी, तो कोंटे में बैठी, उसने नारंगी खाया और साथ साथ नींबू खाया। इतना खट्टा हो गया कि गुड़ खाना पड़ गया साथ ही साथ, और चिंता होने लगी, तो जब चिंता हो रही तो ताली बजाते बैठे थी। ठीक है, इंद्रावती। और ये शंखनी और डंकनी तो आपको याद होना चाहिए, दंतेवाड़ा से संबंधित। ठीक है, अब बात करते हैं दंतेवाड़ा जो मंदिर है, इसके बारे में हम थोड़ा सा विशेष जानकारी जानते हैं। देखिए अगर आप दंतेवाड़ा मंदिर गए होंगे, अगर आपने अब देखा होगा दंतेवाड़ा मंदिर, नहीं भी देखा होगा तो कृपया आप जाएं। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ हर किसी की मनोकामना पूरी होती है, अगर आप सच्चे दिल से चाहे तो। ठीक है, अब इस शहर को पूर्व में ऐतिहासिक दिनों में तारलापाल और दंतावली के नाम से जाना जाता था। तो तारला ग्राम, इसको तारला ग्राम भी कहते थे उस समय, जब अन्नम देव ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। परंतु इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले किसने कराया था, आपसे पूछे तो याद होना चाहिए छिंदक नागवंश। कौन सा, आप छत्तीसगढ़ में प्राचीन जब इतिहास पढ़ेंगे, जो छिंदक नागवंशों के द्वारा इस मंदिर को निर्माण करवाया गया था। अब कुछ समय के बाद, कब, यह 13वीं शताब्दी की बात है जब, ठीक है, और
इतना थोड़ा सा टूट फूट गया था, वापस में रिनोवेट करवाया 14वीं शताब्दी में। किसने? अन्नम देव ने, जो कि काकतीय वंश व चालुक्य वंश के शासक के रूप में जाने जाने लगे। और छत्तीसगढ़ में चालुक्य वंश का जो संस्थापक किसे माना गया? अन्नम देव को माना गया। अन्नम देव किस वंश से थे? पहले स्टार्टिंग में काकतीय वंश से थे। देखिए इसमें एक आपको कहानी, एक मिनट, देखिए इसमें सबसे पहले आपको ये चीज समझना होगा। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं। देखिए गणपति, राजा गणपति जो कि वरंगल के काकतीय वंश से संबंधित, ठीक है, वरंगल के काकतीय वंश से संबंधित। इनकी 2 पुत्रियां हुई, कोई भी पुत्र नहीं थे। कौन थे? रुद्रम्मा, ठीक है, और गढ़पम्बा। गढ़पम्बा, याद रखेंगे, गढ़पाम्बा, गढ़पाम्बा। तो गणपति के 2 पुत्री थे। कौन कौन? रुद्रम्मा और गढ़पाम्बा। इनके कोई पुत्र नहीं थे। अब जब पुत्री का विवाह होता है वीरभद्रेश्वर से, किससे? रुद्रम्मा का विवाह होता है वीरभद्रेश्वर से। अब जब भद्रेश्वर से विवाह होता है रुद्रम्मा की, फिर वापस एक पुत्री होती है। कौन सी? ममडम्मा। ममडम्मा। देखिए ये थोड़ा नाम कंफ्यूजन है। गणपति की 2 पुत्री कौन? रुद्रम्मा और गढ़पाम्बा। जो रुद्रम्मा थी, इनकी वापस एक पुत्री होती है, कोई भी पुत्र नहीं थे, ममडम्मा, ठीक है, ममडम्मा। अब इनका जो विवाह है, ये इनका जो विवाह खासकर चालुक्य वंश शासक महादेव से इनका शादी होता है। किससे? और ये जो महादेव किस वंश से संबंधित है? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश से संबंधित है। कौन? महादेव। महादेव का शादी होता है ममडम्मा से। और ममडम्मा का जब चालुक्य वंश शासक होता है, तब इनके 3 पुत्र होते, इनके 3 संतान होते हैं। कौन कौन से? प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्र, देखिए प्रताप रुद्रदेव। और दूसरे जो पुत्र हैं वो है अन्नम देव, अन्नम देव। और तीसरे जो संतान है उनका नाम है रैला देवी। देखो यहाँ से अगर आपने मेरा बस्तर का सेशन सुना होगा तो मैंने बार बार ये चीज़ रिपीट किया है कि बस्तर में जो रैला, बस्तर दशहरा में जो रैला पूजा मनाया जाता है, इन्हीं के नाम पर बस्तर दशहरा के समय रैला पूजा के नाम से पूजित है रैला देवी। इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए रैला देवी। और ये चार्ट उतना आपको याद करने की जरूरत नहीं। यहाँ से जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो है अन्नम देव हमारे। और अन्नम देव को देखिए, ये तो थे काकतीय वंश से। किसमें थे? गणपति। यानी आप ये कह सकते हैं काकतीय वंश का जो है निचले स्तर तक आ रहा है, परंतु महादेव जो है चालुक्य वंश से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ में चालुक्य वंश के जो संस्थापक है वो है अन्नम देव, ठीक है। क्योंकि प्रताप रुद्र देव जो कि अलाउद्दीन खिलजी और साथ ही साथ जो तुगलक वंश के अधीन हो गए थे, ये पराजय हो गए थे। उसके बाद अन्नम देव ने वरंगल से भागकर, जो यहाँ पे जो प्रताप रुद्र देव के जो ये वरंगल में जो अलाउद्दीन खिलजी साथ ही साथ तुगलक जो थे, उनसे पराजय हो गए थे। कौन? प्रताप रुद्र देव। उसके बाद अन्नम देव ने क्या किया? बस्तर में अपनी राजधानी बसाई। और साथ ही साथ अन्नम देव की, जो कि छत्तीसगढ़ में चालुक्य वंश के संस्थापक, और इन्हें चालुक्य वंश का राजा भी कहा जाने लगा। तो ये है काकतीय वंश का जो पूरा डिटेल है ना। तो यही अन्नम देव है जिन्होंने दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया। किसने? जीर्णोद्धार कराया, ठीक है। और अन्नम देव ने छिंदक वंश शासकों को हराया, ठीक है, छिंदक वंश शासकों को भी हराया है। तो ये कुछ कहानियां हैं अन्नम देव से रिलेटेड। आपसे ये पूछेगा जीर्णोद्धार किसने कराया, तो याद रखेंगे अन्नम देव ने 14वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार कराया। लेकिन बनाया किसने था? छिंदक नागवंश ने, ठीक है। छिंदक वंश नागवंश शासकों ने इसे बनवाया था। अब यहाँ पे इस मंदिर के जब आप प्रांगण में देखेंगे तो ये जो गरुड़ स्तंभ है, अब यहाँ से एक रास्ता दिख रहा है जो कि पीछे की ओर जाता है, और पीछे एक है जो कि आपका भैरव बाबा का मंदिर है पीछे, है ना। छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीनतम जो शिलालेख है, छत्तीसगढ़ की लिखित प्राचीनतम शिलालेख इसी मंदिर से प्राप्त है ना। और इस लेखन जो 1703 ईस्वी की बात की जाती है, 1703 ईस्वी में मैथिली पंडित भगवान मिश्र द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका लेखन किसके द्वारा किया गया था आपसे पूछेगा, तो पंडित भगवान मिश्र द्वारा इसका लेखन किया गया था। तो और यहाँ पे अगर इतिहास से संबंधित बात करूं, मेरिया विद्रोह सुनने को मिलता है। कौन सा? मेरिया विद्रोह,
ठीक है। तो मेरिया विद्रोह को हम आगे जाके पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको जो मैं बता रहा था भैरव बाबा का मंदिर, यह है आपका भैरव बाबा का मंदिर, जो कि दंतेवाड़ा से आप अगर मंदिर के अगर आप यहाँ गए होंगे तो यहाँ से पीछे का रास्ता मिलता है जो कि भैरव बाबा मंदिर की ओर लेकर जाता है। दंतेश्वरी माई की बात करें तो इनकी बहुत अद्भुत कहानी है। इस कहानी को मैं आपको बताऊंगा अभी। दंतेश्वरी माता पूछा जाता है किसको समर्पित किया जाता है, तो देखिए यह मंदिर महिषासुर मर्दिनी रूपी 6 भुजाओं वाली दंतेश्वरी को समर्पित है। किसे? 6 भुजाओं वाली दंतेश्वरी को समर्पित है। आपसे पूछेगा मंदिर किस माता को समर्पित है या फिर किसे समर्पित है, तो याद रखेंगे यह मंदिर महिषासुर मर्दिनी रूपी 6 भुजाओं वाली दंतेश्वरी माता को या देवी को समर्पित है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है, शक्तिपीठ का जो महत्व क्या है, मान्यता है कि सती का दांत यहाँ गिरा था, ठीक है। इस कारण यह स्थान शक्तिपीठ कहलाता है। क्या कहलाता है? शक्तिपीठ कहलाता है। मंदिर दंतेवाड़ा में स्थित है। शंखनी और डंकिनी नदियों के संगम पर बना है क्या? आपका दंतेश्वरी जो दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर है, ठीक है। और मंदिर का जो पूर्व मुखी किस तरफ है? ईस्ट फेसिंग है ना। मंदिर जो है पूर्व मुखी है, यानी ईस्ट फेसिंग की ओर है। जो इसकी मुख्य संरचना की बात करें तो साथ ही साथ इसमें जो भाग शामिल है कौन कौन से हैं? गर्भगृह, अंतराल, मुख्य मंडप और मुक्ति मंडप, नाट्य मंडप। आपसे पूछा जा सकता है इसमें कौन कौन से भाग शामिल है, तो आपको पता होना चाहिए इस मंदिर में गर्भगृह है, साथ ही साथ अंतराल है, मुख्य मंडप है, मुक्ति मंडप है और साथ ही साथ नाट्य मंडप है। इन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। और साथ ही साथ इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये जो 3 है ऊपर के, गर्भगृह, अंतराल, मुख्य मंडप, ये पत्थर यानी स्टोन से बने हैं, ठीक है। इसमें बनाने का गर्भगृह और अंतराल और मुख्य मंडप जो है पत्थर से बने हैं। मुक्ति मंडप, नाट्य मंडप जो है लकड़ी के 32 स्तंभों और टेराकोटा टाइलों से बने हैं। कौन कौन से? मुक्ति मंडप और नाट्य मंडप, ठीक है। शुरुआत में जो भैरव बाबा का मंदिर इसी के अंतर्गत आता था, परंतु इसे बाद में बाहर की ओर स्थापित किया गया। मुख्य द्वार पर कौन से स्तंभ है? गरुड़ स्तंभ। भैरव मंदिर, पहले यह मंदिर अलग था, ठीक है, अब नाट्य मंडप के अंतर स्थित है, ठीक है। निर्माण और इतिहास। मंदिर का निर्माण छिंदक, ये चिंदक नहीं होगा, ये छिंदक नागवंश, आप ये याद रखेंगे, छिंदक नागवंश शासकों ने कराया था, ठीक है। यही मैं आपको बता चुका हूं। और देवी का पुराना नाम अगर आपसे पूछे तो मणिकेश्वरी ज्ञात होता है। कौन सा पुराना नाम क्या होगा? मणिकेश्वरी। पुनः निर्माण किसके के द्वारा कराया गया था? अन्नम देव के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? वरंगल, जो कि प्रताप रुद्र देव के भाई, जो जैसा कि मैंने आपको गणपति जो चार्ट बताया था काकतीय वंश का, ठीक है, प्रताप रुद्र देव के भाई अन्नम देव ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, ये आपसे पूछा जा सकता है। मुख्य मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है, जो 6 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी को समर्पित की है, ठीक है। दंतेश्वरी दंतेवाड़ा की बात करें 14वीं शताब्दी में बनाया गया। जीर्णोद्धार करता अन्नम देव। शंखनी डंकिनी नदी के संगम पर भैरव बाबा का संगम स्थल है। कहां पर? यहीं पे पद चिन्ह है, दूसरे किनारे पर भैरव बाबा का मंदिर है तथा पास में चूड़ी डोंगरी है। याद रखेंगे पास में क्या है? एक चूड़ी डोंगरी। शिलालेख, छत्तीसगढ़ की लिखित प्राचीनतम शिलालेख यह मंदिर प्रांगण में स्थापित है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और देखिए इसका लेखन मैथिली, देखो आपको मैं यहाँ पे एक चीज दिखाता हूं, पंडित भगवान मिश्र द्वारा किया गया था। आपको पूछेगा इसका लेखन 1703 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? याद रखना है पंडित भगवान मिश्र द्वारा किया गया था शिलालेख, ठीक है। इसका जो लेखन है छत्तीसगढ़ में लिखित प्राचीनतम शिलालेख, यह मंदिर प्रांगण में यह कहाँ स्थापित है और कौन सी भाषा में? यह छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। अन्य मूर्तियां नागवंशी शासकों के काल में बनी अन्य संग्रहित मूर्तियां भी दर्शनीय है। और खासकर इस मंदिर के जो यहाँ पे क्या हुआ था, मेरिया विद्रोह हुआ था। देखिए अब मंदिर में क्या थी न, जो उस समय का जो सांस्कृतिक आप कह सकते हैं प्रथा कहा जा सकता है, तो इस समय क्या होता था, नरबलि का प्रचलन था। यानी जो माड़िया समाज के जो लोग थे वह नरबलि, जो यहाँ पे सांस्कृतिक परंपरा थी, और इसी नरबलि जो मानव बलि कह सकते हैं, तो इसका विरोध किया था ब्रिटिश शासकों ने। अब देखिए अब ब्रिटिश शासक उस समय क्या होता था कि बहुत हस्तक्षेप करते थे, जो कि भारत की संस्कृति को लेकर, साथ ही साथ वहाँ के जो स्थानीय का उनका अपना प्रचलन था, ठीक है, मानव बलि या नरबलि प्रथा। तो इसका विद्रोह किया था किसने? ब्रिटिश शासकों ने बहुत ही मतलब बोल सकते हैं बीच में आनाकानी किया था और साथ ही साथ इनका विरोध करते थे। तो इसके चलते बहुत बड़ा विद्रोह छेड़ा गया आदिवासी, जो कि
परंपरा के जो छेड़छाड़ हो रहा था उसी को देखते हुए आदिवासियों द्वारा क्या हुआ था कि बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, उसी को नाम दिया गया मेरिया विद्रोह। ये कब हुआ था? 1842 से लेके 1863 तक छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा क्षेत्र में हुआ एक आदिवासी विद्रोह था। यह मानव विद्रोह, मानव बलि की प्रथा जिसे मेरिया कहा जाता था, जो समाप्त करने के ब्रिटिश सरकार के प्रयास के खिलाफ था। तो इसको अच्छा समझते हैं हम कि ऐसा क्या कारण, जो भी हमने इसको समझते हैं, ठीक है, जो विद्रोह के कारण क्या हो सकते हैं। मानव बलि, मेरिया प्रथा का विरोध। ब्रिटिश सरकार ने दंतेवाड़ा के माई दंतेश्वरी में प्रचलित मेरिया प्रथा को रोकने का प्रयास किया, जिससे आदिवासी समुदाय में क्या हुआ, आक्रोश फैल गया। ठीक है, देखो मानव बलि यानी मेरिया, जिसे पूछा जा सकता है मेरिया का अर्थ क्या होता है, यानी मेरिया का अर्थ होता है मानव बलि, जिसका विरोध किया था किसने? ब्रिटिश ने। अब उसको देखते हुए जो आदिवासी क्या बहुत गुस्सा हो गया समुदाय लोग कि आप हमारी संस्कृति को क्या कर रहे हैं, हमारे संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब जब हस्तक्षेप कर रहे हैं तो इन्होंने क्या किया, विद्रोह छेड़ दिया। आदिवासी संस्कृति पर हस्तक्षेप, अपनी परंपराओं और संस्कृति पर भारी हस्तक्षेप नहीं, मतलब इस विद्रोह को मानते थे। अंग्रेजी द्वारा अत्याचार, आगे जाके क्या किया, अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया, दमनकारी नीतियां अपनाई, साथ ही साथ घरों को जलाया गया और साथ ही साथ बलात्कार करना जो ये सब में शामिल था। अब देखिए, कोई भी विद्रोह होता है, कोई ना कोई नेतृत्व करता होता है, कोई ना कोई लीडर होता है। तो इसमें आपको खासकर माड़िया मांझी, ये जो हिडमा मांझी, ठीक है, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हिडमा मांझी ने मेरिया विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मेरिया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हिडमा मांझी ने किया था। ठीक है, क्योंकि दंतेवाड़ा कहे या फिर छत्तीसगढ़ के जो दक्षिण क्षेत्र में या फिर किसी भी आदिवासियों के लिए उनकी सांस्कृतिक, उनके जो रहन सहन आप परंपरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप उस संस्कृति या परंपराओं को छेड़ेंगे तो आदिवासी जो है कि सीधी स्वाभाविक सी बात है, वह विद्रोह जरूर करेंगे। तो ऐसा विद्रोह जो खासकर आज भी याद किया जाता है मेरिया विद्रोह को, छत्तीसगढ़ के इतिहास संबंधित, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दंतेवाड़ा क्षेत्र के लिए। तो पूछेगा आपसे कि मेरिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? हिडमा मांझी जो कि नेतृत्व करता थे। और विद्रोह का परिणाम क्या? विद्रोह को अंततः अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। हिडमा मांझी को शहीद होना पड़ा इस विद्रोह में। और खासकर हिडमा मांझी जो कि इनके नाम पर एक कटक कल्याण में एक विश्वविद्यालय भी चलाया जा रहा है। ठीक है, महाविद्यालय रखा गया, कहाँ पर? हिडमा मांझी शासकीय महाविद्यालय रखा गया। कटक कल्याण में शासकीय नवीन महाविद्यालय का नाम हिडमा मांझी शासकीय महाविद्यालय रखा गया। तो ये थी कुछ कहानी मेरिया विद्रोह से। जब आप कहानी के तौर पे याद रखेंगे तो आपकी चीज़ें जो हो बहुत आसान होती है। अगर मैं आपको एमसीक्यू करा देता कि डायरेक्ट बोलता है कि मेरिया विद्रोह जो कि 1842 से 1863 तक चला, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, आप रट लेते बढ़िया अच्छा खासा हिडमा मांझी, लेकिन कब तक? ठीक है, बात सवाल है कब तक आपको ये चीज़ याद रहती है। अगर आपको कहानी के तौर पे याद रहेगा तो बहुत अच्छा याद रहेगा। और जो मेरिया विद्रोह का जो मेन उद्देश्य था, अपने उनकी जो संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए एक मजबूत भावना पैदा करी इस विद्रोह से, आप समझते हैं। ठीक है, और खास नेतृत्वकर्ता कौन थे? हिडमा मांझी। ठीक है, तो ये था कुछ दंतेवाड़ा, साथ ही साथ दंतेश्वरी माता से संबंधित इतिहास, किसने किसने बनवाया। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से मंदिर है, गरुड़ स्तंभ और इसके जो भिन्न भाग शामिल हैं, मैंने वो चीज़ बताया आपको। और ये है आपका दंतेवाड़ा से संबंधित जो भी ऐतिहासिक संरचना, जो नदियों के बारे में आपने जाना इस सेशन में। अब इस सेशन में जो आखिरी हम समझेंगे, आपके एग्जाम में यही कुछ बेसिक चीज़ों को आपको याद रखना है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ। इसमें मैंने ज़्यादा क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं, थोड़े से किए हैं। जब मैं आपके लिए जीके वाला क्वेश्चन लेके आऊँगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है जो सबसे पहला, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपसे देखो, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, आपको आंसर पता होना चाहिए। कालाहांडी उड़ीसा में इसका उद्गम स्थल है। यही इंद्रावती नदी जो कि बस्तर से प्रवेश होती है, फिर आपके दंतेवाड़ा जिले में, फिर आपका बीजापुर से होते हुए कहाँ जाती है? या गोदावरी में जाके इसका विसर्जन होता है। ठीक है, भद्रकाली नामक स्थान पर इसका विसर्जन होता है। इंद्रावती नदी किस नदी में विसर्जित होती है? मैं आपको बता चुका हूँ, गोदावरी में। इंद्रावती नदी बस्तर में किस जिले से प्रवेश करती है? बस्तर जिले से प्रवेश करती है। तो यहाँ पे बस्तर संभाग होना चाहिए, तो आपका करेक्ट अच्छा सिंह बैठेगा। इंद्रावती नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात कौन सा है? प्रमुख जलप्रपात जो कि चित्रकूट जलप्रपात, सबसे चौड़ा जलप्रपात, भारत का नायग्रा कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। इंद्रावती नदी की कुल लंबाई 264 किलोमीटर। इंद्रावती नदी की प्रवाह दिशा क्या है आपसे पूछे तो देखिए, ये तो एंट्री हो रहा है, बस्तर से आता है,
तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहा है, तो प्रवाह क्षेत्र क्या होगा? पश्चिम। इंद्रावती नदी को बस्तर में किस नाम से जाना जाता है? देखो, इंद्रावती नदी को बस्तर में कहा जाता है लाइफ लाइन रिवर, यानी जीवन दायिनी या जीवन रेखा के रूप में इसे जाना जाता है, खासकर बस्तर संभाग में इंद्रावती नदी को। ठीक है। डंकनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है आपसे पूछे, तो डंकनी यानी डंक मारने वाला डोंगरी, ठीक है, डोंगरा डांगरी क्षेत्र जो कि दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत आता है। शंखनी नदी किस नदी में मिलती है? शंखनी नदी इंद्रावती नदी पे मिलती है। दंतेश्वरी मंदिर में स्थित शिलालेख किस भाषा में है? देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दंतेश्वरी मंदिर में जो शिलालेख है, हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति और छत्तीसगढ़ी में शिलालेख जो है कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, स्थित शिलालेख किस भाषा में है? छत्तीसगढ़ी भाषा में। तो ये कुछ मैंने छोटे मोटे क्वेश्चंस ऐड किए हैं अब तक जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और मैं आपके लिए जो अगला सेशन लेके आऊँगा, खास कर दंतेश्वरी माता से संबंधित ऐतिहासिक क्वेश्चन, जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐड करूँगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सबको यह सेशन समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ छूटा होगा तो मैं उसको ज़रूर आपके सामने अच्छे से पेश करूँगा और लेके आऊँगा, ताकि आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।